ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिशिता चक्रवर्ती एंड तुम देख रहे हो अपना भाई और सिस्टर। एंड सॉरी, पहले तो तहे दिल से सॉरी मांगना चाहिए तुम सब से। वेट, लेट मी फिक्स द पेंसिल। यस, नाउ सॉरी टू एवरीबडी कि इतना टाइम लग गया ये वीडियो आने में। अभी से वीडियो के आने में टाइम इसीलिए लगा क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन एंड इसका जो नोट्स था इससे बनने से पहले आई वॉज मोर फोकस्ड इन रीनीड तुम्हारा होगा या नहीं होगा। नाउ दिस थिंग हैज़ बिकम सच अ बिग कंट्रोवर्सी कि मैं क्या ही बोलूँ। सो अब तुम पकड़ के चलो कि कुछ भी हो ना हो, अब तुम्हारा अगर मार्क्स कम आया है तो यू हैव टू डू प्रिपरेशन नो मैटर रीनीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब रीनीट होगा तो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसी कौन सी गारंटी है भाई। तो इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड ऑल्सो स्टार्ट फॉर द रिविजन पर्पस। सो दिस इज़ अ वन शॉट फॉर प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस। तो बेसिकली आज हम लोग जेनेटिक्स के साथ डील करने वाले हैं एंड यू नो जेनेटिक्स का ये पार्ट 1 है और जेनेटिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है दैट इज़ द बिगेस्ट कैच ऑफ दिस होल बायोलॉजी। क्योंकि जेनेटिक्स का पार्ट 1 जो होता है ना वो तो ईजी होता है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। वेट यस, वो होता है ईजी। पर जो जेनेटिक्स का पार्ट 2 होता है दैट इज़ मतलब मेयरली यू कैन से द मेस्ड अप पार्ट, जो सब डरते हैं जिससे। ठीक है, सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर व्हाट इज़ यस नाउ लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ अब हम लोगों को ना बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे समझनी पड़ेगी। पहला टर्म है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। अब सपोज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुमने अपने पापा से, वो लोग आते हैं ना हमारे घर पे, कोई चाची आती है और वो बोलती है कि ये तो अपने पापा जैसी दिखती है, ये तो अपनी पापा जैसे गुस्सेलू है, ये तो अपनी मम्मी जैसी मुंह पे बात करे जाती है। ऐसे बहुत लोगों ने तुम्हें कभी ना कभी ज़िंदगी में बोला ही है ना। तो ये कैसे होता है, लाइक तुम अपने मम्मी पापा के जैसे ऐसे मैजिक से तो नहीं बन गए, नहीं बने। सो द इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, कैरेक्टर्स जो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब समझ में आ रहा है। सपोज़ तुम्हारी मम्मी एंग्री है, तो तुम्हारी मम्मी की ना ये क्या है, मम्मी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो तुम में पास हो गई। ठीक है, वो क्या हुआ, तुम में भी पास हो गई। तो ये क्या हुआ, मम्मी टू डॉटर एक कैरेक्टरिस्टिक्स पास हुआ, जिसका मतलब है इनहेरिटेंस। ठीक है, वैसे ही ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन सिंपल होता है, क्या तुम अपनी मम्मी जैसा टोटली दिखते हो, ये देखिए हूबहू दिखते हो क्या तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को देख के कोई नहीं डिफरेंशिएट कर पाता कि कौन इसकी मम्मी है और कौन ये है। ऐसा तो नहीं होता, कुछ तो वेरिएशन होता है ना तुम में। वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस, कि तुम अपने मम्मी से कहाँ कहाँ अलग हो, किस एस्पेक्ट पे अलग हो। ठीक है, वो होता है वेरिएशन। और इसी इनहेरिटेंस और इसी वेरिएशन को मिला के बनता है पूरा का पूरा क्या, जेनेटिक्स। पूरा का पूरा जेनेटिक्स बनता है इन दोनों को मिला के। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस को ऑलरेडी ऑलमोस्ट 8000 साल से 1000 BC तक तो पता चल गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई तो खेल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ तो कर रहा है कि इंसान के अंदर एक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। पर उन्हें ये समझ नहीं आता था क्योंकि उस टाइम के लोगों को तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उनको जेनेटिक्स के बारे में भी कुछ पता नहीं था। दे एक्सप्लॉयटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन, जैसे कि साहिवाल काउस जो कि पंजाब में मिलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की ओर। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे ग्रेगोर जोहान मेंडल। अपना नाम भूल जाना, ये नाम नहीं भूलना है। ठीक है, अपना नाम भी भूल जाना पर ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना है कि जेनेटिक्स के पापा कौन थे, ग्रेगोर जोहान मेंडल थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 14 सालों के लिए। 1956 से 1963 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पीस के ऊपर। किसके ऊपर, अरे जो मटर पनीर बनता है ना तुम्हारे घर पे, वो मटर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ऐसा कुछ खोज निकाला जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो मेंडल का जो सक्सेस था, मेंडल का सक्सेस आया कैसे। मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर काम तो किया था पर उसने जेनेटिक्स को प्रूव कैसे किया, कैसे लोगों को पता चला कि वो इतना फेमस आदमी है, इतना बड़ा कुछ उसने इन्वेंट करके चला गया वो। ठीक है, तो मेंडल की जो सक्सेस है इसका सबसे बड़ा रीज़न है उसने मैथमेटिक्स डेटा को यूज़ किया था, उसने मैथमेटिक्स रिकॉर्ड यूज़ किया था बायोलॉजी के अंदर। अब इस बात पे भी प्रॉब्लम थी क्योंकि उनसे पहले कभी किसी ने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स तो यूज़ नहीं किया था।
तो उनको भी शुरुआत में ये प्रॉब्लम हुई थी कि वो मैथ्स को बायोलॉजी में यूज़ कर रहे थे, वो एक स्टैटिस्टिकल डेटा बना रहे थे कि हाँ ये चीज़ें मुझे ज़रूरत है और ऐसे 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 मैं इसे रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। यानी कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को हमेशा क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे, विच वॉज हिज बिगेस्ट कंडीशन, कि उन्हें इसीलिए ये काम करने में ईजी हुआ था। ठीक है, सो उसने क्या किया था, पहली चीज़ तो उन्होंने गार्डन पी को यूज़ किया था। गार्डन पी को क्यों यूज़ किया था, दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, चलो उस पर बाद में बात करते हैं। और उन्होंने क्या किया था, इसके रिजल्ट्स ने पॉइंट किया था जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस को। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस को पहले इन्वेंट नहीं किया गया था, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को मिला के जेनेटिक्स बनता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस पहले एक्सप्लोर्ड था, वेरिएशन भी पहले एक्सप्लोर्ड था। उसने बस ये दिखाने की कोशिश की कि देखो जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस के साथ मेरी थ्योरी मैच कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो जिस जेनेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ उस जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन का तो एक कनेक्शन है। यही वो बोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद ही गया ग्रेटर क्रेडिबिलिटी आइडिया ऑफ द डेटा। उसने हर एक डेटा की बहुत ज़्यादा डाइवर्स आइडिया दी थी हमको। उसके बाद उसकी जो सैम्पलिंग साइज़ थी वो भी काफ़ी लार्ज थी। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसने मैथमेटिक्स को यूज़ किया था रिकॉर्ड को रखने के लिए, जो कि सबसे हेल्पफुल था, उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीढ़ी था, तुम बोल सकते हो। ठीक, ओके फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन किया और सेल्फ पॉलिनेशन किया। उसने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स को मिला के इन दोनों पॉलिनेशंस को किया। ठीक है, उसने ये दोनों पॉलिनेशंस को किया और यहाँ से देखो उसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल गए। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल गए। तुम्हें ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पता है, पर लेट मी शो यू अगेन। ठीक है, जैसे कि स्टेम हाइट तो टॉल कौन होता है, डोमिनेंट होता है, और ड्रॉप होता है रिसेसिव। ठीक है, फ्लावर कलर, इसमें वायलेट क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और वाइट क्या होती है, रिसेसिव होती है। अब तुम बोलोगे मैम डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, फाइन लेट मी एक्सप्लेन यू। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कुछ इस प्रकार काम करता है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट का मतलब तो तुम सभी जानते हो, यस। डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो मेरे घर को रूल कर रहा है ना, जो मेरे घर को रूल कर रहा है वो हो गया डोमिनेंट। और रिसेसिव कौन हो गया, जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो सप्रेस हो रहा है, जो सप्रेस हो रहा है वो क्या हो गया, वो तो रिसेसिव हो गया। अब सिंपल सी बात है, डोमिनेंट कोई एक ट्रेट बनेगा और रिसेसिव भी कोई एक ट्रेट बनेगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, डोमिनेंट घर पे कभी कभी डोमिनेंट कभी कभी पापा भी बनते हैं या तो कभी कभी मम्मी भी बनती है, और रिसेसिव भी घर में कभी कभी मम्मी भी बनती है या तो पापा भी बनता है ना। सिंपल सी बात है, कोई एक तो हेड होता है ना घर का। अच्छा मानती हूँ तुम्हारे घर में चलो दादाजी हेड है, ठीक है, तो रिसेसिव ट्रेट कौन है, पूरी फैमिली, क्योंकि पूरी फैमिली अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है डोमिनेंट के सामने। तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट का कहना, डोमिनेंट का जोर ज़्यादा चलता है नेचुरल सोसाइटी में। ठीक है, इसी को दर्शाया जा रहा है और कुछ नहीं, इसी को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, देखो फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर पोजीशन है, इसमें क्या होता है, एक्सियल डोमिनेंट होता है और टर्मिनल क्या होती है, रिसेसिव होता है। पॉड शेप जो है इसमें इन्फ्लेटेड डोमिनेंट होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव होता है। ये सब दिखाने का सबसे बड़ा रीज़न है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इज द बिगेस्ट रीज़न टू शो यू थिंग एंड टू मार्क ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि अभी पता चलेगा कि कैसा होता है। इसमें से याद करके हमेशा रखना स्टेम हाइट को याद करके रखना है। और एक चीज़ जो याद करके रखना है वो है सीड शेप, सीड कलर। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए, और फ्लावर कलर। ये चार मैं दिखाती हूँ, ये चार तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम आएंगे, ये चारों पे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये चार कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स तुम्हें हमेशा याद रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं जीन्स पे और अलील्स पे। ना ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि जीन्स क्या होता है, अलील्स क्या होते हैं। दोनों में इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि जहाँ पे अलील सुनते हो वहाँ पे जीन से कन्फ्यूज़ कर जाते हो, जहाँ पे जीन सुनते हो वहाँ से अलील पे कन्फ्यूज़ कर जाते हो। तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जीन क्या होता है। देखो, जीन का सिंपल सा मतलब है, जीन इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है, एंड एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म पे एक पर्टिकुलर ट्रेट को यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करता है जीन। जीन क्या करता है, हमेशा इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करता है,
इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोरेज करता है। वहीं पे अगर मैं एलील्स की बात करूँ, एलील्स क्या होती है, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होती है। फाइन, अब तुम बोलोगे कि मुझे तो समझ नहीं आया कुछ दीदी, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जीन क्या है। जीन है ब्राउन हेयर। क्या बोला मैंने, जीन है ब्राउन हेयर, ठीक है। तो फिर एलील क्या होगा, एलील क्या होगा, एलील होगा लाइट ब्राउन। एलील क्या होगा, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। तो ये एग्जाम्पल इनफ है ना, समझने के लिए कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रही हूँ। अरे जीन कौन है, जीन वो आदमी है जो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है कि हाँ मेरे ब्राउन हेयर चाहिए मेरे को। अब वो तुमसे फर्दर क्वेश्चन करेगा ना कि तुम्हें लाइट ब्राउन चाहिए या डार्क ब्राउन चाहिए, है ना, वो तुमसे क्वेश्चन तो करेगा। तो यही वो चीज़ है ना कि जीन क्या हो गया, जीन तो हो गया ब्राउन, ठीक है, और एलील क्या हो गया, लाइट या डार्क, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन एंड एलील का रिलेशन। जीन एलील के बिना नहीं चल सकता, एलील जीन के बिना नहीं चल सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद फेनोटाइप एंड जेनोटाइप, ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेनोटाइप का मतलब होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है, या तो तुम्हारी जेनेटिक मेकअप क्या है, उसे हम लोग जेनोटाइप कहते हैं। और फेनोटाइप का मतलब क्या होता है, फेनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि तुम्हारे अगर 2 हाथ दिख रहे, 2 पैर दिख रहे, तो 2:2 होगा ना। और अगर तुम्हारे 1 हाथ और 2 पैर दिख रहा है तो 1:2 होगा। तो ये क्या है, तुम्हारा फेनोटाइपिक रेशियो है। वैसे ही अगर जेनोटाइप की मैं बात करूँ, जेनोटाइप की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा जेनेटिकल कॉम्पोजिशन कुछ अलग होगा, शायद वो 2:2 भी हो सकता है ना। तुम्हारे अंदर जो भी है, डीएनए है, आरएनए है, और बाकी जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिला के जो होगा वही तुम्हारा जीनोटाइप होगा। जीनोटाइप के बारे में फर्दर स्टडी करने को तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं ना, वही चैप्टर जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग फेनोटाइप के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो जीनोटाइप का मतलब सिंपल है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। फेनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिस पे हम लोग कुछ ही देर में आने वाले हैं। उससे भी पहले मैं बता दूं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। सी आई हैव पुट सम कॉमन टर्मिनोलॉजीज जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, एंड आई हैव पुट अ क्लियर ऑन इट, ठीक है। जैसे कि होमोजाइगस का मतलब क्या है, होमो का मतलब हमेशा याद रखना सेम, होमो का मतलब सेम, होम का मतलब क्या होता है, ऐसा एक एरिया जहाँ पे मेरी बातें सब सुनता है, मेरे जैसे सेम लोग होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमो कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, होमो हो गई, ठीक है। तो होमोजाइगस का मतलब क्या है, जहाँ पे तुम्हें सेम प्रजाति के मिलेंगे सब कोई, है ना। तो ये टी और ये टी भाई साहब ये सेम है, ये टी और ये टी ये दोनों भी सेम है, तो ये सिमिलर ट्रेट्स हुए, है ना। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट। ये अगर तुम इन दोनों को देखो, ये और ये, इन दोनों में कुछ फ़र्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। और ये इन दोनों में कोई फ़र्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गए, ये होमो हो गए, क्योंकि ये सेम है। देखो इनके बाजू में सपोज ये पापा है और ये मम्मी है, दोनों ही तो सेम है, तो ये होमोजाइगस हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर ये चाची और ये चाचू है, दोनों भी तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग सिमिलर ट्रेट्स कहते हैं। और अगर हेटेरोजाइगस की बात करें, हेटेरो का मतलब है नॉट सिमिलर, ठीक है, नॉट सिमिलर है इसका मतलब, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे चाचू अगर ऐसा हो गया तो चाची ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़ें। सो बहुत ही डिफरेंट एग्जांपल्स यूज़ किया मैंने जीन्स, एलील, जेनोटाइप, फेनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ऐसे समझाने के लिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ आई विल टेल यू अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड आई होप अब तुम्हें समझने में ईजी हो जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने, मैंने पहले ही कहा था कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन भी किया था, क्रॉस पॉलिनेशन भी किया था। पॉलिनेशन का मतलब तो हमें पता है, सेल्फ एंड क्रॉस का मतलब क्या होता है। एक का मतलब होता है सेल्फिंग, दूसरे का मतलब होता है क्रॉस। अब मैंने तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, अगर किसी ने मेरा क्लास किया है तो उसे ये चीज़ पता है, सेल्फ का मतलब है कि तुम घर वालों के अंदर कर रहे हो, ठीक है, तुम जो भी रिप्रोडक्शन कर रहे हो वो घर वालों के अंदर कर रहे हो,
ठीक है, ये सेल्फ था। और क्रॉस क्या था? क्रॉस था कि तुम जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन कर रहे हो, तुम किसी और के साथ पॉलिनेशन कर रहे हो जो कि तुम्हारे घर का तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम किसी और के साथ पॉलिनेशन कर रहे हो जो तुम्हारे घर का बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रहा है डिफरेंस? सेल्फ का मतलब है इंटरब्रीडिंग करना, क्रॉस का मतलब इंटरब्रीडिंग करना नहीं होता है। ठीक है, क्रॉस का मतलब इंटरब्रीडिंग करना नहीं होता है। यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे दोनों होमोजाइगस को लिया गया है। दिखाती हूँ, देखो ये क्या है? ये एक होमोजाइगस है, ये भी तो एक होमोजाइगस है। अरे अच्छे से देखो ना, ये पापा मम्मी और ये चाची चाचू, है ना? ये क्या है? होमोजाइगस दिख रहे हैं तुमको। तो इन होमोजाइगस को क्या किया गया है? देखो, जब भी कुछ कैपिटल में होगा हमेशा समझ जाना कि ये डोमिनेंट है। ये जब कैपिटल में है ना, इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट में है। तो कैपिटल जब ये होगा तब ये प्योर टॉल हो जाएगा। ठीक है, प्योर टॉल यानी कि पूरा लंबा है फिर। और जब भी कोई छोटे टी में होगा, छोटा वाला टी जब यूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट है। ठीक है, तो कैपिटल मतलब टॉल और शॉर्ट मतलब अल्फ़ाबेट मतलब क्या है? शॉर्ट है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है। और ये क्या है? ये टॉल तो है पर डोमिनेंसी की वजह से टॉल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टी ऐसा है और एक टी ऐसा है। देखा जाए तो ये तो शॉर्ट था और ये क्या था? टॉल था। पर मैंने पहले ही बोला ना, पहले मैंने वहाँ पे मार्किंग में तुम्हें क्या सिखाया था कि टॉल और शॉर्ट में से डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट तो टॉल है। तो इसीलिए हम हमेशा टॉल की बात मानेंगे। ठीक है, ओके। तो फाइन, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग होमोजाइगस को ले रहे हैं, यानी कि प्योर ब्रीड्स को ले रहे हैं और इन दोनों का हम क्या करवा रहे हैं? पॉलिनेशन, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। ठीक है, क्रॉसिंग करने के बाद हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? एक टॉल डोमिनेंट मिलेगा। यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक हेटेरोजाइगस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक हेटेरोजाइगस मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पे एक हेटेरोजाइगस हमें मिल रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने बोला एक काम करो, इस हेटेरोजाइगस के साथ शादी करवा दो। तो उसके बाद हमें क्या मिला? उसके बाद हमें मिला टॉल। उसके बाद हमें क्या मिला? देखो, प्योर टॉल। ये क्या है? ये डोमिनेंट टॉल है, ये भी डोमिनेंट टॉल है। और ये क्या है? प्योर शॉर्ट है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा लिख के बताती हूँ। ये क्या था? ये प्योर टॉल था, हमने 2 मिनट पहले सुना। ये क्या हो गया? ये टॉल डोमिनेंट हो गया। ये भी क्या हो गया? टॉल डोमिनेंट हो गया। और ये क्या हो गया? ये तो प्योर शॉर्ट हो गया। तो पहली बार जब हमने एक क्रॉसिंग को किया, पहली बार व्हेन वी डिड अ क्रॉसिंग, व्हाट वी गॉट? वी जस्ट गॉट द टॉल डोमिनेंट। हमें कोई छोटा मतलब हमें कोई शॉर्ट ब्रीड नहीं मिला था। क्या ये शॉर्ट ब्रीड हमें यहाँ पे मिला था? नहीं मिला था, नहीं मिला था। वी डिडंट गॉट इट। ठीक है, पर जब मैंने इसी टॉल डोमिनेंट को 2 बार फिर से क्रॉसिंग करवाई, तब क्या मुझे शॉर्ट मिला? मिला, मुझे शॉर्ट मिला। यही मेंडल जी ने ऑब्जर्व किया था। क्या किया था? ऑब्जर्व किया था कि भैया क्रॉसिंग में हो क्या रहा है। पहली बारी जब मैंने क्रॉसिंग किया तब मुझे टॉल ही मिला, पर जब मैंने सेकेंड टाइम क्रॉसिंग की, जब मैंने सेकेंड टाइम सेल्फिंग की, यहाँ पे इसे सेल्फिंग बोला जाता है, तो जब मैंने सेकेंड टाइम सेल्फिंग की यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट भी मिला और टॉल तो ऑलरेडी मिले। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक रेशियो बनाया। कैसा रेशियो बनाया? मैं दिखाती हूँ। ऐसा रेशियो बनाया उन्होंने। हाँ, देखो ऐसा रेशियो बनाया। ये क्या था? प्योर टॉल हो गया। ये क्या हो गया? टॉल हो गया, यानी कि टॉल डोमिनेंट हो गया। ये क्या है? टॉल डोमिनेंट हो गया। और ये है प्योर शॉर्ट, है ना? तो उन्होंने एक फेनोटाइप बनाया। फेनोटाइप का मतलब मैंने तुम्हें क्या बोला था? फेनोटाइप का मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा। फिजिकली अगर तुम देखो इन चारों को, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये टॉल है, ये भी टॉल है। नो मैटर ये टॉल डोमिनेंट है क्या है, नहीं है, ये टॉल है, बस टॉल है। ठीक है, ये तो टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। ठीक है, और यही सिर्फ एक शॉर्ट है। तो अब तुम अगर फेनोटाइप, तुम्हें अगर फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, बाहर से क्या दिख रहा है? मैं इतना अंदर अंदर का झाँक के नहीं देख रही हूँ, बाहर से क्या दिख रहा है? तो बाहर से तो हमें 3 टॉल दिख रहे हैं ना, 1 2 3, है ना? और हमें एक शॉर्ट दिख रहा है, एक शॉर्ट दिख रहा है। तो ये वाला, ये यहाँ पे आ गया, एक शॉर्ट दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो फेनोटाइप का मतलब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस यानी कि दूर से देखो तो क्या लग रहा है? यहाँ पे 3 टॉल है और यहाँ पे एक शॉर्ट है। ठीक है, इसी की रेशियो को हम लोग 3:1 लिखते रहे। और अगर जेनोटाइप की बात हो, जेनोटाइप मैंने कहा ना, वो अंदर अंदर तक छान के देखती है कि पूरा का पूरा चीज़ है क्या। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्योर टॉल है,
यहाँ पे प्योर शॉर्ट है, दोनों अलग अलग हैं। और ये टॉल डोमिनेंट है, ये बिल्कुल टॉल नहीं है, ये टॉल डोमिनेंट है। डोमिनेंसी की वजह से ये टॉल बने हैं, वरना ये टॉल नहीं बनते। तो डोमिनेंसी की वजह से ये टॉल बने हैं, तो ये भी एक अलग क्लास है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्योर टॉल को एक क्लास में डाला, प्योर शॉर्ट को एक क्लास में डाला, और इन्होंने डोमिनेंट टॉल को भी एक क्लास में डाला। यानी कि इनकी जो जुगलबंदी यहाँ पे हो रही थी वो यहाँ पे आके टूट गई। क्यों? क्योंकि जीनोटाइप क्या करता है, जेनेटिक मेकअप करता है, यानी कि वो अंदर अंदर पे जाके देखता है कि इस ऑर्गेनिज्म के पास क्या है और क्या नहीं है। तो उसने देखा कि प्योर टॉल और टॉल डोमिनेंट में डिफरेंस तो है। हम जस्ट एक्सप्लेनिंग हो। गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, पूरा का पूरा बॉडी तो गवर्नमेंट पे ही डील कर रहा है। तो फेनोटाइप में देखने को क्या मिलेगा कि ये तो गवर्नमेंट है, ठीक है। सपोज तुम सीट लेने जा रहे हो, तुम्हें देखे गवर्नमेंट वाले बच्चे और तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट वाले भी दिख रहे हैं, तो एक साथ मिला के तुम इन्हें क्या कहोगे, गवर्नमेंट के बच्चे कहोगे, राइट, गवर्नमेंट के बच्चे कहोगे। ये फेनोटाइप के केस में हो गया। फेनोटाइप बोलेगा कि हाँ ये तो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, क्योंकि इसमें कौन कौन है, इसमें गवर्नमेंट बच्चे तो है, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी बच्चे हैं, है ना। वहीं पे अगर जीनोटाइप से तुम पूछो कि क्या ये गवर्नमेंट के बच्चे, नहीं, ये गवर्नमेंट के बच्चे नहीं हैं, ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट के बच्चे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के बच्चे तो एक ही थे और स्टेट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट से अलग हो गया। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें मेडिकल सीट्स के बारे में एक एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा। तो फेनोटाइप क्या कर रहा है, फेनोटाइप बाहर ही देख रहा है कि टॉल कौन है, टॉल 3 है, पर जीनोटाइप देख रहा है कि भैया टॉल 3 तो है, पर यहाँ पे अलग भी तो है ये लोग, यानी कि प्योर टॉल अलग है, टॉल डोमिनेंट अलग है, तो ये लोग अलग तो हैं, तो इनको हम लोग कैसे बता दें, इनको हम लोग एक सेम कैटेगरी में, हाउ कैन वी कीप देम इन द सेम कैटेगरी, है ना। तो इसीलिए जीनोटाइप ने बोला नहीं, सबको अलग अलग क्लास में रखेंगे, प्योर टॉल को एक क्लास में, टॉल डोमिनेंट को एक क्लास में और प्योर शॉर्ट को एक क्लास में। एंड दिस इज द जीनोटाइप रिकॉम्बिनेशन, यानी कि 1:2, 2:1। देखो जेनेटिक्स में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है। जब तुम बोर्ड्स दोगे, बोर्ड्स में तुम देखना कि तुम्हें फेनोटाइप्स एंड जीनोटाइप निकालने को बोलेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो तुमसे पूछेंगे कि फेनोटाइप इतना है, ठीक है, फेनोटाइप इतना है, जीनोटाइप भी इतना है, आप बताओ इसमें परसेंटेज क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो फेनोटाइप और जीनोटाइप भी क्लियर नहीं है तो बाकी का काम कैसे होगा जेनेटिक्स में, बाकी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो इसीलिए फेनोटाइप एंड जीनोटाइप के लिए मैंने इतना टाइम दिया, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के लिए मैंने इतना टाइम दिया। मुझे पता है तुम्हें 10 में ऑलरेडी ये सब पढ़ाया गया था, आई नो वेरी वेल, you were taught in 10, you came in class 11, you didn't read these chapters, and in 12 you are directly reading the chapters again, and I know that you know the concept, but my work is to revise you the concept, and I'm doing the same thing, I'm just revising you the concepts, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब मैं टेस्ट क्रॉस पे आ रही हूँ। अब ये टेस्ट क्रॉस ना थोड़ा सा हटके है, ठीक है, ये थोड़ा सा हटके है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि तुम एक डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ डील कर रहे हो और रिसेसिव पेरेंट्स के साथ डील कर रहे हो। इसके 2 टाइप के होते हैं, एक तो तुम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ डील करो, एक तुम डोमिनेंट के साथ डील करो। डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट हमने ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड में देख लिया, ठीक है। क्या देखा, डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट हमने मोनोहाइब्रिड में देखा। यहाँ पे हम एक अलग केस देखेंगे। पहले केस 1 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये फ्लावर है, ठीक है, ये जो है ये फ्लावर है, ये दोनों फ्लावर्स है, ठीक है। ये वाइट एक फ्लावर है और ये वायलेट एक फ्लावर है, ठीक है। इन दोनों फ्लावर को मैंने क्रॉसिंग करवाई। अब WW तुम्हें दिख रहा है नॉर्मल, ये प्योर ब्रीड है, और ये भी क्या है, स्मॉल WW, ये भी प्योर ब्रीड है। दोनों को हमने ब्रीडिंग करवाई तो हमें क्या मिला, हमें एक टॉल मतलब हमें एक वायलेट मिला, एक वायलेट मिला, एक वायलेट मिला और एक वायलेट मिला, ठीक है। तो हमें टोटली क्या मिला, वायलेट मिला। या तो तुम मोर स्पेसिफिक इफ आई एम देन मुझे वायलेट डोमिनेंट मिला, यानी कि वायलेट की रहने की वजह से ये डोमिनेंट बन गया था, तो मुझे वायलेट डोमिनेंट हर जगह मिला। पर वहीं पे अगर मैं केस 2 की बात करूँ, वहाँ पे मैंने क्या लिया, मैंने इस बार क्या किया, मैंने एक प्योर वायलेट लिया, यानी कि मैंने एक प्योर ब्रीड वाला वायलेट लिया, हाँ मैंने एक प्योर ब्रीड वाला वायलेट लिया, उसके साथ ना मैंने एक वायलेट डोमिनेंट लिया।
दोनों में डिफरेंस है, ये प्योर है, ये प्योर वायलेट है, और वो क्या है, वायलेट डोमिनेंस है, यानी कि होमोजाइगस विथ हेटेरोजाइगस। ये पहले नहीं हुआ, रिमेंबर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, होमोजाइगस इनटू होमोजाइगस, है ना, पर यहाँ पे चीज़ें उल्टा होने लग गई। यहाँ पे हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं हेटेरोजाइगस इनटू होमोजाइगस, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, W है, W है, W है, W है। यहाँ पे देखो अब क्या होगा, मुझे 2 वायलेट डोमिनेंट्स मिल रहे हैं और मुझे 2 वाइट कलर मिल रहे हैं। अल्लाह, ये कैसे हो गया, मैंने वायलेट के साथ वायलेट को जब क्रॉसिंग किया तब मुझे वाइट कलर कैसे मिल गया, ऐसे मिल गया। इसी को तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तुम डोमिनेंट के साथ रिसेसिव ट्रेट को क्या कर रहे हो, क्रॉसिंग कर रहे हो, और तब तुम्हें रिसेसिव ट्रेट में एक्सप्रेशन दिखेगा, यानी कि 50% वायलेट है और 50% वाइट है, ठीक है, 50% वायलेट है, 50% वाइट है। तो जब भी तुम्हें रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों को एक ही मैच में लाना पड़ेगा। या तो मैं अगर मोर स्पेसिफिकली कहूँ, तुम्हें हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस को एक ही मैच में लाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ये चीज़ बनेगा, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्लियर। टेस्ट क्रॉस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, एंड नीट में भी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। अगर तुम चाहते हो टेस्ट क्रॉस तुम्हें समझ नहीं आया, मैं तुम्हें फिर से समझा देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। सपोज तुम्हारे पास एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्योर डोमिनेंट, ठीक है, यहाँ पे प्योर डोमिनेंट लिख रही हूँ मैं। अगर तुम्हारे पास कोई प्योर डोमिनेंट है तो वो क्या होगा, WW होगा। और अगर तुम्हारे पास वायलेट डोमिनेंट है, वायलेट डोमिनेंट इसका मतलब क्या है, W और W। तो इन दोनों में फ़र्क तो है, अरे मेरी माँ, इन दोनों में फ़र्क तो है, ठीक है। अब मैंने अगर इन दोनों की क्रॉसिंग की तो चलो बनाओ एक पुनेट स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक पुनेट स्क्वायर बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक W रखा, एक W रखा, एक W और एक W। अब मैं अगर इन दोनों की क्रॉसिंग करूँ, ठीक है, मैंने इन दोनों की क्रॉसिंग की तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, बताओ। मैंने प्योर डोमिनेंट लिया, मैंने वायलेट डोमिनेंट लिया, फिर मैंने ये किया। पिछले वाले को देखो, पिछले वाले को देखो, नो मैटर, पिछले वाले को देखो, क्या किया था यहाँ पे, मुझे वाइट भी मिला, मुझे वायलेट भी मिला, है ना। तो यहाँ पे भी तो सेम चीज़ हो रहा है ना। मैं वही बोल रही हूँ कि डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ अगर मैं रिसेसिव पेरेंट को क्रॉस करूँ तो मुझे टेस्ट क्रॉस मिलता है। सिंपल सी बात है, यही मैं समझा रही थी तुम्हें, यही तो मैं समझा रही थी तुम्हें, ठीक है। ये पेज खाली रखते हैं, हमें रफ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अच्छा सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दिया। ओके, अच्छा ये पेज खाली है, अच्छा हुआ। वेट, लेट मी राइट द लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर यू। तो मेंडल ने क्या किया था, ये स्टाइलिश ना कभी कभी थोड़ा लेट सा काम करता है। मेंडल ने ना 3 लॉज दिया था, ठीक है। तो उसका सबसे पहला लॉ क्या था पता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इस लॉ में पता है उन्होंने क्या बताया था, इस लॉ में उन्होंने बताया था कि जब भी हम पहली बार मोनोहाइब्रिड, मतलब जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग करते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है। क्या होता है, डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है। मैंने क्या बोला, जब F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है, ठीक है, और रिसेसिव नहीं होता है। लेट मी राइट वंस, वेट, मैंने बोला ना थोड़ा सा हैंग कर सकता है आज, क्योंकि गुड नोट्स ना एंड्रॉयड में थोड़ा सा हैंग करता है। सी, ये मेरे लिखने के बाद हो रहा है। फाइन, लेट मी एडजस्ट। अब मैं रोक नहीं सकती, मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, आई कैन नॉट स्टॉप द क्लास, सो वी हैव टू एडजस्ट विद दिस थिंग, ओके। थोड़ा होगा, हमेशा नहीं होगा। ओहो, क्या ही प्रॉब्लम है। लेट मी गिव सम टाइम टू माई टैबलेट। अब लगता है टैबलेट चेंज करना पड़ेगा, बड़ा हैंग खा रहा है। मैं क्या बोल रही थी तुम्हें, F1 जनरेशन में हमने क्या देखा था, फाइन,
लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाने के लिए मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बस दिखा रही हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है। लेट्स सी पेन काम करता है या नहीं करता। ठीक है, F1 जनरेशन में हमने क्या देखा, F1 जनरेशन में हमने देखा, ओह पेन काम करने लगा। F1 जनरेशन में हमने देखा कि ये टॉल डोमिनेंट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि डोमिनेंट जो है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है। ये मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के टाइम पे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं फर्दर इसकी सेल्फिंग करूँ तो मुझे यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट भी देखने को मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, रिसेसिव ट्रेट भी देखने को मिल जाएगा। ये उन्होंने तुरंत मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद ही ये लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने दिया था। बट देयर इज़ अ कैच। अब मैं ये वाला चीज़ थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि यू रिमेंबर दिस थिंग कि F1 जनरेशन में क्या होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा, और जब हम उसकी फर्दर सेल्फिंग करेंगे, हाँ देखो लिखते वक्त ना प्रॉब्लम हो रहा है, मार्किंग के वक्त प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ठीक है, शगुन हो जाता है मेरे साथ हमेशा। जो भी हो, सेल्फिंग के वक्त क्या होता है, सेल्फिंग के वक्त हमें रिसेसिव भी दिखता है, रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस्ड। हाँ, रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस। ठीक है, समझ में आया। तो यही मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था। फाइन, उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर। तो मेंडल ने और एक चीज़ हमें बताई थी कि ऐसा मत समझना कि ये दोनों साथ साथ है, इसका मतलब ये दोनों मिक्स हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। ये दोनों अगर साथ साथ है तो इन्होंने कभी भी क्या किया, इन्होंने कभी भी मिक्स नहीं किया है एक दूसरे को। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एलील्स पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो द गैमेट रिसीव्स एन एलील। क्या एलील पेयर क्या होती है, सेग्रीगेट करते हैं, यानी कि डिवाइड होते हैं। ये हमेशा मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, तो गैमेट रिसीव क्या करती है, एक ही एलील को रिसीव करती है। हमने हमेशा देखा है ना, एक ही एलील आता है। यहाँ पे भी तो हमें एक ही तो दिख रहा है, टॉल ही तो दिख रहा है। टॉल शॉर्ट दोनों कहोगे क्या, नहीं कहोगे ना, टॉल डोमिनेंट है, टॉल ही तो दिख रहा है हमें, तो इसीलिए हमें एक ही तो एलील मिलता है, क्योंकि ये सेग्रीगेट नहीं करता, ये सेग्रीगेट करता है, इसीलिए हमें एक एलील दिखता है। सॉरी मैंने पिछले बार गलत बोल दिया, ये सेग्रीगेट करता है यानी कि डिवीजन करता है, इसीलिए हमें एक एलील दिखता है। वरना तो मिक्स हो जाना था ना, तो टॉल शॉर्ट दोनों ही हो सकता था, पर नहीं हो रहा है ना, ये बोलने की कोशिश कर रहा है मेंडल। ठीक है, होमोजाइगस एलील TT, 1 एलील 2 एलील। यहाँ पे हेट्रोजाइगस भी खोलो तो 1 एलील एंड 2 एलील। तो आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या। सेग्रीगेशन का सिंपल सा मतलब है, उन्होंने कहा कि डिवीजन नहीं होता, मिक्सिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कोई किसी के साथ ब्लेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, नोबडी इज ब्लेंडिंग विथ ईच अदर, तो इसीलिए हमें एक स्पेसिफिक 1 एलील मिलता है, कोई मिक्स नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को निकालने के बाद बोला था। बट एक समस्या आ गई। समस्या ये थी कि इन दोनों क्रॉसेस को, यानी कि इन दोनों लॉज को किसी ने चैलेंज कर दिया। अब चैलेंज करने वाला एक दूसरा क्रॉस था, वो दूसरे क्रॉस का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था उसका नाम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक एक्सेप्शन केस था। किस चीज़ का एक्सेप्शन केस, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। देखो, यहाँ पे स्नैपड्रैगन है, इस फ्लावर का नाम हमेशा याद रखना है, एंथ्रीडियम SP बोलते हैं, या तो स्नैपड्रैगन, या तो तुम इसे कभी कभी डॉग फ्लावर भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, डॉग फ्लावर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इसे तीनों नाम से बताया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, देखो गौर से देखने वाली बात है, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। यहाँ पे एक लाल फूल था, यहाँ पे एक सफ़ेद फूल था। लाल फूल को हम लोग R और R से डिनोट कर रहे हैं, और सफ़ेद फूल को हम लोग R और R से डिनोट कर रहे हैं। मैंने जब लाल के साथ सफ़ेद का एक एक क्या किया, एलील को लिया और दोनों को मिक्स किया, तो F1 जनरेशन में मुझे R और R मिला। तुम्हारा बेसिक सेंस क्या बोल रहा है कि मैम अगर R एक बड़ा वाला R है और एक छोटा वाला R है, यानी कि डोमिनेंट यहाँ पे है, तो इसको तो रेड होना चाहिए। तुम्हारा बेसिक सेंस यही बोल रहा है ना। मैंने अभी तक तुम्हें 30 मिनट्स में जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिखाया, उसमें तुम्हें क्या समझ आया, उसमें तुम्हें यही ना समझ आया कि अगर मेरे पास एक होमोजाइगस है मैम, और अगर मेरे पास दूसरा होमोजाइगस है, तो इनके F1 जनरेशन में हमें क्या दिखेगा, हमें डोमिनेंट दिखेगा, यानी कि हमें रेड दिखेगा। यही तो मैंने तुम्हें इतनी देर से बताया, 30 मिनट से, तो तुम्हें यही पता होना चाहिए। बट कुडोज, यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है।
यहाँ पे F1 जनरेशन में मिक्सिंग हो रही है, जो कि मैंने कहा था कि डोमिनेंट में लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या क्या कहा होता है, सेग्रीगेशन में क्या क्या कहा था। उन्होंने सेग्रीगेशन में कहा था कोई भी मिक्स नहीं होता है, ब्लेंडिंग नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ब्लेंडिंग हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा था कि डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है F1 में, ठीक है। पर यहाँ पे देखो ब्लेंडिंग की वजह से पिंक कलर आ गया, डोमिनेंट तो हुआ ही नहीं। डोमिनेंट हुआ नहीं, हुआ ना, डोमिनेंट नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक है, फेनोटाइप का जो रेशियो है और जीनोटाइप का जो रेशियो है वो सेम सेम आ गए, क्योंकि फेनोटाइप को इस बार क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये तो रेड है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रेड है, रेड डोमिनेंट है तो इन दोनों को मिला के मैं रेड बोल दूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है इस केस में। तो फेनोटाइपिक रेशियो बोल रहा है कि भैया यहाँ पे तो कोई रेड है ही नहीं, तो इसीलिए मेरे को 1:2:1 लिखना पड़ेगा। और जीनोटाइप को तो पहले से ही पता था कि रेड और पिंक है, यहाँ पे रेड एंड रेड तो नहीं है, वो तो ऐसे ही अलग लिखता है। इसको भी अलग निकला पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रेड है और दो क्या है, पिंक है। अब तुम्हें समझ में आया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ने किस लेवल पे मेंडल के लॉज को चैलेंज कर दिया। उसने पहले हम लोग को ये दिखाया कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट नहीं आया, पिंक कलर आ गया, जबकि रेड आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी दिखाया कि कौन बोलता है कि ब्लेंडिंग नहीं होता, ब्लेंडिंग तो हो गया इसीलिए तो पिंक कलर आया। वाइट और रेड को मिला के पिंक ही आता है, थोड़ा सा अलग पिंक होता है पर पिंक ही आता है। जो लोग पेंटिंग करते हैं उनको पता है ये चीज़। तो भैया उन्होंने तो, मेंडल साहब ने तो बोला था कि ब्लेंडिंग नहीं होगा, यहाँ पे तो हो गया ब्लेंडिंग। तो ये था पहला एक्सेप्शन हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे एक्सेप्शन पे। अब मेंडल ने हमें एक चीज़ बोला था कि दोनों पेरेंट्स कभी भी एक साथ एक्सप्रेस नहीं होंगे, F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। याद करो ये पिछले वाले पे भी एक्सेप्शन था, है ना, यहाँ पे भी तो एक्सेप्शन केस हुआ है। कैसे हुआ है, यहाँ पे देखो को डोमिनेंस का मतलब क्या है, को डोमिनेंस में हम लोग सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप से डील करते हैं, ठीक है। तो F1 जीन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, जो कि बहुत अजीब बात है। F1 जनरेशन को हमेशा डोमिनेंट को एक्सप्रेस करना है, वो इसके अलावा और किसी को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था उसको, पर वो कर रहा है। वो है F1 जनरेशन यहाँ पे दोनों पेरेंट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। और उल्टा चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जब वो दोनों को एक्सप्रेस कर रहा है इसका मतलब है कि दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये पॉसिबल नहीं था, पर को डोमिनेंस के केस में दिस इज पॉसिबल, इसीलिए इन लोगों को एक्सेप्शन केस बोला जाता है। इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को अच्छे से चैलेंज किया है, तो इसीलिए ये क्या बन गए हैं, ये एक्सेप्शन बन गए हैं, क्योंकि इनमें क्या हो गया, दोनों पेरेंट्स ही क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए। अब बताती हूँ केस क्या होता है। हमारे यहाँ पे ना क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग रहता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग रहता है। और देखो ABO ब्लड ग्रुपिंग को जीन I मिलके कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जीन I में क्या होता है, देखो IA होता है, IB होता है और II होता है। अब IA और IB मिला के क्या बनाते हैं, AB बनाते हैं, या तो A बनाते हैं या तो B बनाते हैं। मैं ब्लड ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। या तो IA और IB मिलके क्या क्या बनाते हैं, A बनाते हैं, AB बनाते हैं और B बनाते हैं, और II मिलके क्या बनाता है, ये O ब्लड ग्रुप को बनाता है, ठीक है। ये मिलके O ब्लड ग्रुप को बनाता है। सिंपल, इतना ही जानना ज़रूरी है, इतना ही जानो, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो IA और IB है, ये दोनों ना डोमिनेंट है, और वहाँ पे IO जो है, जो कि O ब्लड ग्रुप को बना रहा है, वो रिसेसिव है, ठीक है। ये दोनों का काम क्या है, ये शुगर बनाते हैं, ये शुगर बनाते हैं, इसीलिए ये क्या है, ये दोनों ही डोमिनेंट है। और उस केस में देखा जाए तो ये क्या है, ये रिसेसिव है, ठीक है। तो इनमें बहुत अजीब सी एक बात तुम नोटिस करना इस टेबल के अंदर, ठीक है। जब मैंने IA के साथ IA को क्रॉस किया तो मुझे क्या मिल गया, ब्लड ग्रुप A मिल गया, ठीक है। जब मैंने IA के साथ IB को क्रॉस किया तब मुझे AB ब्लड ग्रुप मिल गया। जब मैंने IA के साथ I को क्रॉस किया, छोटी वाली I को, अब ये तो रिसेसिव है, ये तो रिसेसिव है और ये तो डोमिनेंट है। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे क्या था, ये डोमिनेंट था, यहाँ पे क्या था, ये भी डोमिनेंट था, यहाँ पे हमारे पास जो आया A आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये डोमिनेंट, यहाँ पे क्या था, ये डोमिनेंट, यहाँ पे हमारे पास AB दोनों ही एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये डोमिनेंट, यहाँ पे क्या था, ये रिसेसिव, यहाँ पे ये रिसेसिव हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, A आ रहा है। I क्यों नहीं आया, O आना चाहिए था ना, पास नहीं आया, ये रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिख रही है, को पेरेंटिंग चल रही है,
को पेरेंटिंग चल रही है, दोनों डोमिनेंट्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसे ही बोला जाता है कोडोमिनेंस, इसे ही बोला जाता है कोडोमिनेंस। वैसे ही अगर तुम देखो IB के साथ IA को करके AB ला सकते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि ये भी तो डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, ठीक है। वैसे ही IB के साथ IB करो तो B आ जाएगा, IB के साथ I करो तो I तो रिसेसिव है ना, इसीलिए B आ जाएगा फिर से। ओनली व्हेन जब हम लोग I के साथ I को करते हैं, रिसेसिव इनटू रिसेसिव जब हम लोग करते हैं, तब इसका ओरिजिनल फॉर्मेट निकल के आता है, विच इज O पॉजिटिव और O नेगेटिव, व्हाटएवर। तो समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? इसे ही बोला जाता है कोडोमिनेंस, और ये एक एक्सेप्शन केस है, ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। ओके, इसके बाद अच्छा मैंने एक पेज छोड़ के रखा है, ठीक है, रफ वर्क के लिए छोड़ के रखते हैं। उसके बाद आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बता दूँ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, तुम्हारे पास सीड शेप है, वो राउंड भी हो सकता है, वो व्रिंकल भी हो सकता है। अगर तुम उसकी रेशियो देखोगे तब भी वो 3:1 आएगा। सीड कलर की देखोगे, येलो है, ग्रीन है, अगर तुम भी उनकी रेशियो देखोगे तो 3:1 आएगा। सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे पास जब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कॉम्पोजिशन भी अलग अलग हो जाए, सेम ही तो है उनकी कॉम्पोजिशन। ये थी हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने हमने क्या किया था, हमने एक क्या किया था, एलील के साथ डील किया था, है ना। पानी पी लो, पानी पी लो। थक तो नहीं गए? ये क्लास थोड़ी लंबी चलती, मैंने बोले बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है। अगर तुम सोच रहे हो हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने कुछ भी नहीं किया। देयर आर मोर 40 slides still left and we are at the 17th slide, ठीक है। अगर मैं हिसाब में लगाऊँ तो 20 स्लाइड बाकी है अभी भी, ठीक है। तो अपना पेशेंस होल्ड करके बैठो, 1.5 घंटे का क्लास तो हो ही जाएगा, 1.25 घंटा भी हो सकता है, ठीक है, फाइन। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें ना पहले क्या दिखा था हमें कि हमने ना एक को लिया था, यानी कि हमने टॉल को लिया और शॉर्ट को लिया था। हाँ, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ना राउंड को भी ले रहे हैं और राउंड के साथ ही हम लोग येलो को भी ले रहे हैं। अच्छा, उधर हम लोग क्या कर रहे हैं, व्रिंकल्ड को ले रहे हैं और उसके साथ हम लोग ग्रीन को भी ले रहे हैं, यानी कि 2-2 में टक्कर चल रहा है। पहले क्या होता था, 1-1 में टक्कर चल रहा था मोनोहाइब्रिड के केस में। डाईहाइब्रिड का डाई का मतलब क्या है, 2, तो हम लोग 2-2 को एक साथ रख रहे हैं, सिंपल सी बात है। RRYY एंड RRYY, इन दोनों को अगर हम लोग क्रॉस करें तो हमारे पास आएगा राउंड येलो, क्योंकि राउंड है डोमिनेंट और यहाँ पे क्या है, येलो है ना। तो राउंड येलो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों है रिसेसिव, ये दोनों है डोमिनेंट। तो डोमिनेंट पहले एक्सप्रेस होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस की मानो तो, अभी के लिए मानो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्रॉसिंग हो रही है, देखो RY ऐसे क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है पूरी की पूरी पुनेट स्क्वायर में। और उसके बाद कॉम्पोजिशन निकल के आता है F2 जनरेशन में, बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन आता है। क्या कॉम्पोजिशन आता है, फेनोटाइपिक के केस में सिर्फ 9:3:1 आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है राउंड कितने सारे हैं, यहाँ पे देखा जाता है येलो कितने सारे हैं, यहाँ पे देखा जाता है व्रिंकल कितने सारे हैं और यहाँ पे ग्रीन कितने सारे हैं। क्योंकि ये फिजिकल मैटर के साथ डील करता है, तो इसीलिए 4 चीज़ों की रेशियो आती है हमारे पास, क्योंकि हम लोग तो भैया 4 चीज़ों से ही डील कर रहे थे। अच्छे से देखो तो हम लोग तो 4 चीज़ों से ही डील कर रहे थे, तो इसीलिए हमारे पास जो फेनोटाइपिक रेशियो आता है वो भी 4 ही चीज़ों का आता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग जेनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जेनोटाइपिक का हमेशा काम क्या होता है, वो अंदर अंदर तक देखता है कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए बहुत सारे रेशियोज निकल के आते हैं। हो ही सकता है ना, एक राउंड येलो हो गया, एक व्रिंकल ग्रीन हो गया है, एक राउंड हो गया है, एक व्रिंकल येलो हो गया है। बहुत सारी कॉम्पोजिशंस जो भी रहती है वो जेनोटाइपिक के अंडर में आता है, और इसीलिए जेनोटाइपिक का रेशियो कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। 1:2, 2:2, 2:4, 1:2, 1:1, अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तो तुम इसको रट सकते हो, क्योंकि क्या पता कभी अगर CBSE वालों का मन बहल गया तो वो तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम्हें डाईहाइब्रिड बना के दिखाओ। तो अब तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, तुमने शायद पुनेट स्क्वायर चलो बना भी दिया, अब तुम यहाँ से बैठे बैठे कैलकुलेट करके जेनोटाइपिक रेशियो को निकालना इज़ वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम जेनोटाइपिक रेशियो को एक बारी में रट्टा ही मान लो,
दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। फेनोटाइपिक रेशियो तुम्हें याद रहेगा क्योंकि बहुत छोटा है, 9:3:3:1, सो दिस इज द फेनोटाइपिक रेशियो। डायहाइब्रिड का मतलब समझ में आया, जहाँ पे हम लोग दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील कर रहे हैं, और वहाँ पे मोनोहाइब्रिड में हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील कर रहे थे। फाइन, ओके। नाउ मेंडल इतने दिनों से अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों था, ये सबके दिल में एक क्वेश्चन होना चाहिए, है ना, कि मेंडल ने इतने बड़े बड़े काम किए थे तो मेंडल को इतने दिनों बाद क्यों रिकॉग्निशन मिला। इसका सबसे बड़ा रीज़न था, मेंडल काम तो कर रहा था पर कम्युनिकेशन, यानी कि ये रिसर्च पेपर भेजना, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। रिसर्च पेपर को कहीं पे भेजना, उसे अप्रूव करवाना, क्लेरिफाई करवाना एंड उसे अप्रूव्ड लाइसेंस देना, इस सारी की सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ था। और तब के टाइम पे कम्युनिकेशन इतना इजी था नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैं एचओडी को जाके व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के दे दूँ कि मैम मैंने ये इन्वेंशन किया है, आप थोड़ा सा अप्रूव करके बताओ कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन तो इजी बिल्कुल नहीं था। ही यूज मैथमेटिक्स, जिसकी वजह से बहुत लोग क्या हुए, पसंद नहीं आया सबको। सब बोल रहे अरे यार हम इतने दिनों के बायोलॉजिस्ट हैं, हमने कभी मैथ्स नहीं यूज़ किया, तुम कहाँ से आ गए भाई मैथ्स यूज़ करने। तो ये भी एक रीज़न था, ये भी एक रीज़न था कि वो अनरिकॉग्नाइज थे, क्योंकि उनके बातों पे कोई भाव नहीं दे रहा था जब उन्होंने सुना कि मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहा है ये आदमी। ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ एलिमेंट डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, इसे बताने के लिए उनके पास कोई मेजर प्रूफ नहीं था, उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था अपने कोएग्जिस्टेंस ऑफ जीन को बताने के लिए। पेयर ऑफ एलील ब्लेंड नहीं करते हैं, ये इन चीज़ों को बताने के लिए उनके पास बहुत अच्छे प्रूफ्स नहीं थे, इसीलिए उनकी बातों को कोई विश्वास नहीं कर रहा था। दिस इज़ द रीज़न उन्हें बहुत लेट रिकॉग्निशन मिली, उन्हें एक्चुअली अपने डेथ के बाद रिकॉग्निशन मिली थी, उनसे पहले उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। क्या हुआ था कि उनका डेथ हो गया था। उसके बाद 1900 में क्या किया था, 3 साइंटिस्ट थे, देवराइस, कोरेंस एंड वॉरेन टेशमार्क, इन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट को, और उन्होंने अप्रूव किया कि हाँ भैया जो भी ये इंसान बोल के गया है बिल्कुल सही बोल के गया है, और इसी की वजह से मेंडल को आज रिकॉग्निशन मिली है। पर जब तक वो जिंदा था उसे रिकॉग्निशन तब तक नहीं मिली थी, एंड दिस वॉज द मेजर रीज़न उसे क्यों रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने दिया था, ये सटन ने दिया था एंड बोवरी ने दिया था। ठीक है, सटन एंड बोवरी ने बताया था कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स। तो क्रोमोसोम क्या करता है, जीन को कैरी करता है। क्रोमोसोम के बारे में याद आ रहा है, सेल चैप्टर में पढ़ाया गया था। क्रोमोसोम के बारे में याद आ रहा है, डीएनए में पढ़ाया गया था। हाँ, उसी क्रोमोसोम की बात हो रही है यहाँ पे। क्रोमोसोम क्या करता है, जीन को कैरी करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भैया, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग इसी को लेके पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम कैसे जीन को कैरी करता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था। अच्छा, मैं एक चीज़ तुम्हें थोड़ा सा बता दूँ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवरी ने इन्वेंट किया था। फाइन, ये याद रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ था इस एक्सपेरिमेंट का। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ था। वो किसने किया था, वो थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन पे। पर तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर तुमसे पूछे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सटन एंड बोवरी ने दिया था। अगर तुमसे पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, ओके, ये करेक्टली क्या एक्सप्लेन करता था, द मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग द लॉज ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस बाय आइडेंटिफाइंग द क्रोमोसोम विद द पेयर्ड फैक्टर पार्टिकल्स रिक्वायर्ड बाय द मेंडल्स लॉ। तो जनरली इस क्रोमोसोमल थ्योरी ने मेंडल का जो लॉ था उसको परफेक्टली डिफाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को आराम से सजा दिया था। इसीलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज वेरी यूजफुल। और यहाँ पे जेनेटिक मैपिंग का कॉन्सेप्ट भी आया, यानी कि तुम कैसे किसी क्रोमोसोम के द्वारा एक जीन को मैप कर सकते हो, या एक जीन को तुम क्या बताए प्लॉट कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से आया। देखो ये एग्जाम्पल ना कभी कभी आ जाता है। क्या हो गया, देखो, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड द शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स, लॉन्ग येलो एंड द रेड क्रोमोसोम्स एट द सेम पोल। देखो मियोसिस 1 में क्या हुआ, एनाफेज हो गया, मियोसिस 1 में एनाफेज हो रहा है। तो यहाँ पे ना दिखाया गया है कि हाउ दे आर डिवाइडिंग एंड अल्टीमेटली दे आर शोइंग दैट जर्म सेल्स कैसे बन रहे हैं यहाँ से। सो दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स है। यहाँ से हमें क्रोमोसोम्स के बारे में एक आइडिया आता है कि वो जीन्स पे कैसे काम करता है। ठीक है, मॉर्गन ने
इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला का हेल्प लिया था। ड्रोसोफिला मेलांगोनेस्टर, हाँ ये डिजीज़ करने के लिए भी फेमस है, पर अभी प्रश्न आता है कि इसको क्यों यूज़ किया गया था यहाँ पे। तो सबसे बड़ा रीज़न है, इसे सिंपल मीडियम में ग्रो कर सकते हो। इसे ग्रो करने के लिए तुम्हें तंत्र मंत्र हज़ार टाइप की केमिकल देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नेचुरली ग्रो होता है और ये अपना लाइफ साइकिल बस 2 हफ्ते में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इनकी सिंगल मेटिंग में बहुत सारे प्रोजेनीज बनते हैं, यानी कि सिंगल मेटिंग में बहुत सारे बच्चे बनते हैं और क्लियर डिफरेंसेस ऑफ सेक्स दिख जाता है, यानी कि तुम देख के बता सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। वेरिएशन दैट कैन बी सीन इजीली विद द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा जब ये चीज़ मैंने बोला तो मुझे और एक चीज़ याद आई, खाली पेज है हमारे पास, चलो लिख लेते हैं इस चीज़ को। ये कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, ये चीज़ हमेशा मैं भूल जाती हूँ बताने में, मैं भूली नहीं हूँ, पर लेट्स टेल दिस थिंग। हाँ, मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था उसके वजह से एक था कि उसके पास ना प्रोजेनी बहुत सारे बनते थे। इट कुड प्रोड्यूस अ लार्ज प्रोजेनी। तो प्रोजेनी क्या होती थी, बहुत लार्ज होती थी। ये इतना अटक रहा है ना लिखते लिखते, मैं क्या ही बताऊँ। प्रोजेनी क्या होती थी, लार्ज होती थी और इट नीड्स अ वेरी शॉर्ट टाइम टू ग्रो, बहुत कम टाइम लेता था ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये एक चीज़ था, एक तो शॉर्ट टाइम लेता था, दूसरा होता था कि प्रोजेनीज बहुत सारी होती थी और ये क्या करता था, एक क्लियर डिफरेंसेस देता था। क्या करता था, क्लियर डिफरेंसेस देता था वाइल ग्रोइंग। ठीक है, क्लियर डिफरेंसेस देता था ग्रो करते वक्त, तो इसीलिए मेंडल ने इसे यूज़ किया था। ठीक है, मेंडल ने इसे यूज़ किया था बस इसी रीज़न की वजह से। ये मैं हर बार भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं इस बार नहीं भूलना है मेरे को। ठीक है, मतलब मैं भूल जाती अगर मुझे ड्रोसोफिला वाला केस याद नहीं आता तो ड्रोसोफिला वाला केस याद आया, इसीलिए मैंने पी प्लांट वाला केस भी तुम्हें बता दिया। ओ माय गॉड, इतना टाइम चला गया क्या? ये 1 घंटा क्रॉस करेगा, 15 या 20 मिनट होगा शायद, 1 घंटा क्रॉस करके। अपलोड होते होते रात तो हो ही जाएगी, देखते हैं कब अपलोड करेंगे। ओके, देन कम्स लीकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया, F2 रेशियो में उसने फिनोटाइपिक क्या मिला उसको, ऑब्वियसली वही मिलेगा ना, 9:3:3:1, यही तो हर जगह मिलता है। फिर उन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इन्होंने ना अलग से डिड नॉट, मतलब ये लोग ना डिवाइड नहीं किए इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। नाउ मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द लिंकेज। तो उन्होंने बताया कि ये क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि इनमें लिंकेज था ऑफ द 2 जीन्स एंड कॉइन्ड इन द टर्म एज लिंकेज। मतलब ऐसा हो गया कि सपोज यहाँ पे जीन्स बैठे हैं, ये क्या के सेपरेट नहीं हुआ। अब सेपरेट ना होने के रीज़न की वजह से उन्होंने बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स और जीन्स है ना, इनमें क्या हो गया है, एक लिंकेज हो गया है, एंड दैट इज द रीज़न ही टर्म दैट नेम एज लिंकेज। तो लिंकेज इज डिस्क्राइब एज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्या होती है, फिजिकल एसोसिएशन होती है जीन्स की क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। फाइन, तो अगर कोई सब्सटेंस टाइटली लिंक्ड हो, इसका मतलब है कि उसका रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो हमेशा लो होगा, और अगर कोई लूजली लिंक्ड हो जाता है तो उसका रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। अल्फ्रेड स्टोडवेंट ने कहा था, व्हाइल यूजिंग द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन्स पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी कि किसी भी सेम क्रोमोसोम पे तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें हाँ लो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स मिल सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग करने वाले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो आई एम सो सॉरी कि वो वाला पार्ट कट गया, मैं एक बार तुम लोगों को फिर से बता देती हूँ, मेरा एक कॉल आ गया था इसीलिए कट गया वो। ठीक है, तो अल्फ्रेड स्टोडवेंट ने क्या कहा था कि हायर फ्रीक्वेंसी जब होती है रिकॉम्बिनेशन की, तब जीन पेयर जो होती है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होती है। ठीक है, सेंटीमॉर्गन ने क्या कहा, ये सेंटीमॉर्गन क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग द 1% क्रॉसओवर है। ठीक है, अच्छा ये PY क्यों आया था, हाँ इसे याद रखना है, सेंटीमॉर्गन वाला पार्ट को। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट पे। तो पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है, ट्रेट जब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, यानी कि कैरेक्टर
वो टॉल, ड्वार्फ्ड, येलो, ग्रीन कुछ भी हो सकता है। तो जब ये ट्रेट क्या होती है, कोई डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। जीन्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। क्या होता है, जीन्स आर कंट्रोल, द ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, तब हम उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। यानी कि एक ही चीज़ को तीनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, 3 जीन्स मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। एक एलील को 3 जीन्स मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा फिर प्लियोट्रॉपी क्या होता है। अच्छा इसका जो एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, वो स्किन एंड हाइट है। कैसे, स्किन तुम्हें डार्क भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगा, एल्सवेयर तुम्हें ये ऐसे भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, डार्क मिलेगा, लाइट मिलेगा तुम्हें, ओके, थोड़ा सा ब्राउन मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो तुम्हें क्या लग रहा है, बहुत सारे जीन्स एक साथ कंट्रोल कर रहे हैं ना। वैसे ही हाइट होता है, कभी कभी टॉल होता है, कभी कभी उसको हम लोग स्टर्टवेंट कहते हैं, ठीक है, कभी कभी हम उसे शॉर्ट कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंट्रोल कर रही है, इसीलिए इसे को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। वैसे अगर प्लियोट्रॉपी की बात करें तो सिंगल जीन कंट्रोल करता है मेनी ट्रेट्स को। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रेट तो जीन्स द्वारा कंट्रोल हो रही थी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। प्लियोट्रॉपी बिल्कुल उल्टा है, पॉलीजेनेटिक्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बिल्कुल ऑपोजिट है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है, सिंगल जीन बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया क्या कर रहा है, बहुत सारे ट्रेट को एक साथ कंट्रोल कर रही है। ये अच्छा खासा PYQ है, प्लीज़ याद रखना है। हाँ, तो 1 जीन कंट्रोल्स अ सिंगल फेनोटाइप ट्रेट। ठीक है, ओके। इसके बाद में आ जाती हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन पे। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग यू कैन रिमेंबर, और इसका शॉर्ट नोट भी बना के तुम दीवार पे चिपका के रखना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन भी आता है और तुम्हें ईजी होगा इसे पढ़ाई करने में। ठीक है, तो एक होता है XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, एक होता है XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, एक होता है ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो XY में क्या होता है, मेल ना हेटेरोगैमस होता है। हेटेरो का मतलब क्या था, हेटेरो का मतलब क्या था, डिसिमिलर, डिसिमिलर। तो मेल क्या होगा, XY होगा, और फीमेल क्या होगी, XX होगी। यानी कि ये होमो बन गई, और वो क्या बन गया, वो बन गया हेटेरो। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, मेल यहाँ पे हेटेरो है, इसका मतलब ही ये यहाँ पे XY है। ठीक है, तो ये किस में होता है, ह्यूमंस में होता है, ड्रोसोफिला में भी होता है। ठीक है, अगर मैं एक्सो टाइप की अगर बात करूँ तो इसमें क्या होता है, मेल हेटेरो होता है। ठीक है, मेल क्या होता है, हेटेरो होता है। तो मेल क्या होगा, XO हो जाएगा, और फीमेल क्या हो जाएगी, XX हो जाएगी। तो इंसेक्ट्स क्या होगा, और ग्रासोफर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ZW टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल जो होगी वो हेटेरो हो जाएगी। ठीक है, फीमेल हेटेरो हो जाएगी, और मेल क्या होगा, ZZ हो जाएगा। यानी कि फीमेल इस केस में क्या है, डिसिमिलर है। तो यहाँ पे देखो फीमेल डिसिमिलर है। तो ये याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कैसे याद रखना है। मेल हेटेरो 2 केसेस में हो रहा है, पर फीमेल हेटेरो सिर्फ ZW के टाइप पे हो रही है। तो ZW का टाइप को याद रखो। फीमेल यहाँ पे हेटेरो है, इसका मतलब क्या है, फीमेल को ZW बनना पड़ेगा। ये बर्ड्स एंड चिकन में देखने को मिलता है। दिस इज हाउ यू लर्न द सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सिर्फ लर्निंग वाला पार्ट है, इसमें समझने वाला पार्ट कुछ नहीं है। पर जब ये सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी के अंदर आता है, तब समझने वाला पार्ट हो जाता है। अब मैंने देखा इस पार्ट में ना सब कोई बहुत पैनिक करता है कि हनी बी वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है, हनी बी वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही भी ये पार्ट समझाया है, मैं अब भी समझाती हूँ तुम्हें। क्या होता है, हनी बी मेल एंड हनी बी फीमेल सेक्स इज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एज एन इंडिविजुअल रिसीव्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। सन और फादर क्या होती है, एक्स होती है, एंड हेयर द सन टू ग्रैंडफादर वाला जनरेशन है। यानी कि सन से मतलब ऐसा होता है ना, फादर से हम लोग को सन मिलता है, ऐसा हमने नॉर्मल रिप्रोडक्शन के टाइम पे देखा है। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें ग्रैंडफादर से तुम्हें डायरेक्ट सन दिखेगा यहाँ पे। यस, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग PYQ जो कि पहले भी आ चुका है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी से। ठीक है, तो थोड़ा सा हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। क्वीन यानी कि फीमेल्स के पास हमेशा 2 and 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्वीन के पास देखो 32 क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पे एक ड्रोन मेल है जिसके पास कितने हैं, 16 क्रोमोसोम्स हैं। मेल्स के पास हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, क्वीन्स हमेशा डिप्लॉयड होती है। तो क्वीन के पास 32 क्रोमोसोम्स है, ड्रोन मेल के पास 16 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, मियोसिस करके अपने आप को 16 बना लिया। यानी कि इसने क्या किया, इसने आपको रिड्यूस कर लिया। और इसने क्या किया, इसने माइटोसिस किया। तो माइटोसिस में तो कुछ भी जो नंबर होता है वो तो रिड्यूस नहीं होता,
सेल डिवीजन को याद करो। माइटोसिस के केस में जब तुम माइटोसिस करते हो किसी भी क्रोमोसोम का, उसका नंबर चेंज होता है क्या? नहीं होता। पर मियोसिस में होता है ना। तो मियोसिस जब वो कर रही है तो ये 16 हो गया, पर जब ये माइटोसिस कर रहा है तो 16 ही रहेगा। तो 16 यहाँ पे क्या हुआ? पार्थेनोजेनेसिस की वजह से ये क्या हो गया? ड्रोन मेल ने 16 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 16 बन गया, ये स्पर्म कितने में? 16 हो गए। ये 16 और 16 मिलके क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये 32 हो गया, यानी कि डिप्लॉयड हो गया। अब जब डिप्लॉयड हो ही रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि जो भी हो रहा है एक लड़की हो रही है, तो लड़की जब ये हो रही है तो या तो ये क्वीन बन जाएगी या तो ये फीमेल वर्कर बन जाएगी। क्वीन कैसे बनेगी? अगर इसने रॉयल जेली को टेस्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगी? क्वीन बन जाएगी। और अगर इसने ये फीमेल वर्कर ही रह गई तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल वर्कर रह जाएगी, ठीक है। और ये पार्थेनोजेनेसिस की वजह से यहाँ पे ड्रोन मेल भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब क्वींस बनती है या फीमेल वर्कर्स बनती है, मेल भी बन सकते हैं। पार्थेनोजेनेसिस की मदद से मेल भी बन सकता है, नो गारंटी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन एंड हनी बी, एंड आई होप ये बहुत ईजी था। फिर से बताती हूँ। क्वीन, ड्रोन मेल, क्वीन थी 32, ड्रोन मेल था 16। क्वीन ने मियोसिस किया, 16 बन गए। ड्रोन मेल ने माइटोसिस किया, वो 16 ही रह गया। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई तो हमें 32 मिला, ठीक है। 32 मिला, इसका मतलब क्या हुआ? जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट अगर रॉयल जेली को टेस्ट करता है तो वो क्वीन है, और अगर वो नहीं करता है तो वो फीमेल वर्कर है। और अगर ऐसा हुआ कि इस केस में पार्थेनोजेनेसिस हो गया तो ड्रोन में एक मेल बन जाएगा जो कि 16 है। अब समझ में आया? बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं म्यूटेशन पे। म्यूटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जब तुम्हारा जो डीएनए है ना उसका ऑल्टरनेशन हो जाता है। तो हमारे डीएनए में ना ऐसे सीक्वेंसेस रहते हैं ATGC, ऐसे सीक्वेंसेस रहते हैं। सपोज यहाँ से अचानक से क्या हुआ, तुम्हारे पास है ATGC और अचानक से क्या हुआ, यहाँ से C हट गया। सपोज यहाँ से C हट गया तो इसका मतलब क्या हुआ? डिलीशन हो गया। एक सीक्वेंस में एक का डिलीशन हो गया, ठीक है। या तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ए आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इंसर्शन हो गया। क्या हो गया? इंसर्शन हो गया। तो ये क्या हो गया? एक अबनॉर्मल सी बात आ गई। सीक्वेंस ऐसा नहीं है ATGC है, यही तो नॉर्मल सीक्वेंस है, पर जब सीक्वेंस में एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो वो या तो डिलीशन भी हो सकता है किसी का, और या तो किसी का इंसर्शन भी हो सकता है इन द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ एन सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये किस में होता है? ये सिकल सेल एनीमिया में होता है। GUG से वैलिन यहाँ पे आके घुस जाता है ना। सिकल सेल एनीमिया में तो यही होता है। और अगर ये म्यूटेशन की वजह से मेनली क्या होती है? एबनॉर्मलिटी होती है, जो कि कैंसर सेल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हम लोग को। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है? डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर। तो जब भी कोई बेस पेयर है तो डिलीट हो रहा है या तो वो घुस जा रहा है। मतलब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ATGC है यहाँ पे, सपोज यहाँ से C अचानक से गायब हो गई और यहाँ पे आके फिर से एक G बैठ गया एडिशन में, तो ये क्या हो गया? अब नॉर्मल हो गया ना, ATGG हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डिलीशन भी हो सकता है, इंसर्शन भी हो सकता है किसी भी डीएनए का, ठीक है। इसे म्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद आते हैं पेडिग्री एनालिसिस की ओर। ये ना तुम्हें बहुत छोटा करके कवर करवाया जाता है, पर आई एम सेइंग यू इन अ गुड मैनर। इससे अच्छा शॉर्टकट तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। मेल, ठीक है, इसे मेल कहते हैं, बॉक्स को, गोल को फीमेल कहते हैं, और ये जो काजू कतली है इसको सेक्स अनस्पेसिफाइड कहते हैं। इन लोगों को अफेक्ट कहा जाता है जो लोग शेडेड होते हैं, और इस सिंबल का मतलब है मेटिंग, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, जिसको हम लोग इंटरब्रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरब्रीडिंग। हाँ भाई, इंटरब्रीडिंग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद ये क्या है? ये एक तो एक जनरेशन को शो कर रहा है। ये क्या है? जिसमें एक पेरेंट्स के पास अफेक्टेड बच्चा है, और ये क्या है? 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी को नहीं पता, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर तुम्हें कभी भी कोई पेडिग्री चार्ट दे दिया गया या तुम्हें कोई पेडिग्री फिगर दे दिया गया, तो हाउ विल यू डील विद दैट? पहली चीज़ है, अगर तुम्हें पेडिग्री के अंदर कोई भी जनरेशन गैप दिख रही है, इसका मतलब वो सीधा रिसेसिव है, वो रिसेसिव है और उसके अंदर कैरियर भी है। और अगर तुम्हें कोई भी जनरेशन गैप नहीं दिख रहा, इसका मतलब है वो डोमिनेंट है,
ठीक है। अब डोमिनेंट में दो टाइप के मिलते हैं तुमको, एक होता है वाई लिंक्ड और एक होता है एक्स लिंक। एक्स लिंक का मतलब समझ जाना, औरत का चक्कर है, औरत का चक्कर है बाबू भैया, ठीक है। और वाई लिंक का मतलब है मर्द का चक्कर है। तो वाई लिंक में क्या होता है, अफेक्टेड फादर के पास अफेक्टेड सन आता है। वाई लिंक्ड होने का मतलब है अगर कोई वाई लिंक्ड डोमिनेंट है सपोज, तो उसके पास क्या होगा, फादर अफेक्टेड है, सन भी अफेक्टेड होगा, ओनली डोमिनेंट के केस में, क्योंकि वाई लिंक्ड है। अगर एक्स लिंक्ड हो गया तो फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड होगी, तो सन एंड डॉटर के 50-50 चांसेस रहेंगे अफेक्ट होने का, या तो ना भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, पर अगर होगा तो सन एंड डॉटर दोनों के 50-50 चांसेस रहेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद रिसेसिव की अगर बात करूँ तो रिसेसिव में क्या होता है, इफेक्टेड चाइल्ड के पास इफेक्टेड पेरेंट्स नहीं होते, इफेक्टेड पेरेंट्स के पास इफेक्टेड चाइल्ड नहीं होते, ठीक है, यही होता है। एक्स, इसमें सिर्फ तुम्हें एक्स लिंक मिलेगा, इसमें कभी भी तुम्हें वाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मेल्स को कभी भी रिसेसिव नहीं होता है, क्योंकि फीमेल्स रिसेसिव होती है, तो मेल्स को कभी भी रिसेसिव नहीं होगा, तो वाई लिंक यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्स लिंक मिलेगा। तो एक्स लिंक में क्या होता है, अफेक्टेड मदर अफेक्टेड सन, एंड इफ द फादर इज अफेक्टेड देन द डॉटर मे बी द कैरियर। तो यहाँ पे क्या होता है, कैरियर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कैरियर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पे कैरियर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डॉटर क्या होती है, कैरियर हो सकती है, एंड सन क्या होता है, अनअफेक्टेड हो जाता है। और ऑटोसोमल के केस में क्या होता है, कोई भी मतलब ठीकूजी नहीं रहता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी सेक्स बायस नहीं रहता है, कोई भी किसी को भी इफेक्ट करके भाग जा रहा है, तो वो केस क्या हो गया, ऑटोसोमल वाला केस हो गया। तो दिस इज इनफ फॉर यू टू नो अबाउट पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट में। दिस पार्ट इज नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, ऑब्वियसली तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अगर मार्किंग वगैरह थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो समझ जाना कि हैंग खा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर की अभी बात करने वाले हैं। मार्किंग सही है क्या, हाँ सही है, सही है, ठीक है। तो एक्स लिंक रिसेसिव तुम्हें मिलता है यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट मिलता है और ऑटोसोमल रिसेसिव मिलता है। एक्स लिंक के बारे में पहले बता दूँ, क्योंकि ये दो ही है तो याद करने में तुम्हें ईजी होगा। एक है कलर ब्लाइंडनेस और एक है हेमोफीलिया, ये हमेशा एक्स लिंक्ड होता है। इसका मतलब क्या है, फीमेल यहाँ पे कैरियर होती है, फीमेल यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कैरियर होती है, इसीलिए ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, मायोनिक डिस्ट्रॉफी होती है, ये बहुत कम होता है जनरली। तो इसमें क्या है, कोई सेक्स बायस नहीं है, सेक्स बायस्ड ही नहीं है, नो वन इज सेक्स बायस्ड, ठीक है। उसके बाद होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, फिनाइल कीटोनुरिया होता है, थैलेसीमिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में अफेक्टेड इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, यानी कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है उसको रेड कलर नहीं दिखेगा और उसको ग्रीन कलर सही से समझ नहीं आएगा, और ये मोस्टली मेंस में होता है। जीन लीड्स टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो क्या होता है ना, मेल्स में एक्स वाई होता है कॉम्पोजिशन और फीमेल्स में एक्स एक्स होता है। तो सपोज अगर एक्स एक अफेक्टेड है, सपोज ये अफेक्टेड है, तो इसको सप्रेस करने के लिए दूसरा एक्स रेडी है, इसीलिए फीमेल्स में ज़्यादा नहीं होता है। पर मेल्स में क्यों होता है, क्योंकि अगर एक एक्स अफेक्टेड है तो वाई उसको सप्रेस नहीं कर सकता, इसीलिए ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, दे आर द मोर अफेक्टेड वंस। तो इनका रेट जो होता है ना वो ऑलमोस्ट 8% होता है अफेक्ट होने का, और इनका होता है सिर्फ 0.4%, सिर्फ 0.4% रेट होता है फीमेल्स का इफेक्ट होने में, इसीलिए मैंने बोला ये एक्स लिंक्ड है। यहाँ पे फीमेल्स का कैरियर होने का चांस 100% होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं हेमोफीलिया में आ जाऊँ तो हेमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज़ कहा जाता है एंड रॉयल डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि विक्टोरिया की पूरी फैमिली को हेमोफीलिया था। हेमोफीलिया में क्या होता है ना, प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड एंड सिंपल कट रिजल्ट्स इन अ नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि इनका जो प्रोटीन होता है, देखो हम सबको पता है कि क्लॉटिंग फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा तो ब्लड ओवरफ्लो करता ही रहेगा। तो वो जो प्रोटीन इन्वॉल्व है ना इन क्लॉटिंग फैक्टर, ये इनकी बॉडी में है ही नहीं, एब्सेंट है। इसकी वजह से इनको अगर छोटी सी कट लग जाती है तो इनका नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है, यानी कि एक छोटी सी भी अगर कट लग गई तो वो तड़प तड़प के मरते हैं उसमें, समझ में आ रहा है। तो फीमेल्स आर मोस्टली कैरियर्स, यहाँ पे कैरियर फीमेल्स होती है एंड फादर मे बी अफेक्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है। तो विक्टोरिया के केस में क्या होता है ना, विक्टोरिया खुद कैरियर थी और उसकी पूरी फैमिली को हेमोफीलिया था, और मोस्टली वुमेन्स वर द कैरियर इन दिस केस, ठीक है। कैरियर और अफेक्टेड में डिफरेंस है। कैरियर का मतलब क्या है, कैरियर का मतलब क्या है बताओ मुझे, जो जीन को पास करता है,
जो जीन को पास करता है। अफेक्टेड का मतलब क्या है, जिसके अंदर जीन घुसा हुआ है। तो दोनों अलग अलग टर्म्स है, प्लीज़ दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। क्रोमोसोम नंबर 11 में ये देखने को मिलता है हमें। अगर तुम्हें HbA एंड HbA दिख रहा है तो ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, और अगर तुम्हें यहाँ पे HbA और HbS दिख रहा है तो ये कैरियर ऑफ अ डिजीज़ है। क्या है, कैरियर ऑफ अ डिजीज़ है। अगर यहाँ पे तुम्हें HbS एंड HbS दिख रहा है तो ये सिकल सेल एनीमिया है। ये तीनों चीज़ मैंने अलग से क्यों मेंशन की, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारे पास बोर्ड्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट प्लीज़ याद रखना, मोरली इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये पार्ट याद रखना है, क्योंकि उन्होंने ना कुछ इस तरीके से बोला था कि सपोज फादर है, एक फादर है जो कि नॉर्मल है, एक मदर है जो कि कैरियर है। अब बताओ कि बच्चों का परसेंटेज कितने सारे अफेक्टेड होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्वेश्चन किसी और दिन करवाऊंगी, क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको मार्क करके रखा है ताकि तुम्हें क्वेश्चंस में डाउट ना आए। तो कॉजेस बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड, मैंने पहले कहा था ग्लूटामिक एसिड को वैलिन से क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है एट द 6th पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, और इसी की वजह से तुम्हें सिकल सेल एनीमिया होती है। और इस सिकल सेल एनीमिया के चक्कर में क्या होता है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी क्रोमोसोमल एब्रीविएशन आ जाती है, यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और तुम ज़्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं करते, ठीक है। इसमें तुम्हें मेनली तो एनीमिया ही हो जाता है, उसके बाद तुम ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते। अगर मैं फिनाइल कीटोनूरिया की बात करूँ, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स ऑन द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमाइनो एसिड इनटू फिनाइलएलानाइन इनटू टायरोसिन। तो ये क्या करता है, अमाइनो एसिड को डायरेक्ट टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। सिंगल जीन कैन एग्जिबिट द मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन इन द प्लियोट्रॉपी बोलते हैं हम लोग उसको। तो फिनाइलएलानाइन का मेन काम क्या है, वो हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा टायरोसिन बना देता है, और टायरोसिन मेलानिन, डोपामिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन सब कुछ को इफेक्ट कर दे सकता है, ठीक है। ये हो गया उसके बारे में। अब बात करते हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 16 में भी होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 में भी होता है। अब ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम नंबर 16 में जब होता है 4 एलील्स होते हैं, उसमें 2 जीन्स HbA1 रहता है और HbA2 रहता है। सिंपल सा मतलब है ये अल्फा ग्लोबिन की वजह से हो रहा है। तो जब क्रोमोसोम नंबर 16 की बात आए, हमेशा याद रखना अल्फा ग्लोबिन है, ठीक है। और अगर क्रोमोसोम नंबर 11 की बात करें तो इसमें 2 एलील्स होते हैं, सिंगल जीन HBB होता है। इसका सिंपल सा देखो, HBB का मतलब क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन। तो इसमें सिंपल याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 11 मतलब बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, क्रोमोसोम नंबर 16 का मतलब है अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया क्या है, अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, बीटा क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थैलेसीमिया में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ द RBC इज लेस। थैलेसीमिया होने का मतलब क्या है, तुम्हारी जो RBC क्वांटिटी है ना वो लेस हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटी ऑफ द RBC इज डिफेक्टिव, ठीक है। इसकी वजह से ये होता है। तो जब तुम्हें HbA1 और HbA2 में दिखेगा और HbA1 HbA2 में दिखेगा, तब ये अल्फा ग्लोबिन की वजह से सिंथेसिस हो रहा है। और अगर तुम्हें HBB और HBB दिख रहा है तो इसका मतलब है बीटा ग्लोबिन चेन की वजह से सिंथेसिस हो रहा है। सिंपल सी बात है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर बात करें तो पहले हम लोग को जानना चाहिए कि एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है। तो जब एनाफेज आता है ना, एनाफेज के वक्त सेल डिवीजन के टाइम पे, ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, या तो गेन हो जाता है या तो लॉस हो जाता है किसी सेल का या तो किसी क्रोमोसोम का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एनुप्लॉइडी हो जाता है। एनुप्लॉइडी का मतलब ही है या तो गेन हो चुका है या तो लॉस हो चुका है। तो अगर गेन हो गया तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि तुम्हारे पास क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा बच गया तो तुम्हें डाउन सिंड्रोम हो सकता है या तो तुम्हें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है। और अगर तुम्हारे पास लॉस ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम घट गया, तो तुम्हारे पास टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। समझ में आया? ओके। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें, प्रेजेंट ऑन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, प्लीज़ इसे याद रखना, प्लीज़ इसे याद रखना, क्रोमोसोम नंबर 21 में होता है ये, प्लीज़ इसे याद रखना, क्रोमोसोम नंबर 21 में होता है, ठीक है। ट्राइजोमी ऑफ 21, यानी कि 21 में जाके तुम्हें क्या दिखता है, 3 है वहाँ पे, ट्राइजोमी ऑफ 21 हो जाता है, ठीक है। जनरली क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं पता है,
क्रोमोसोम्स ऐसे दिखते हैं, 1 2 1 2 1 2। वहाँ पे अगर 21st क्रोमोसोम पे तुम्हें 1 2 3 दिख जाए, इसका मतलब है कि इसमें डाउन सिंड्रोम हुआ है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट, स्टैटर्ड विद अ स्मॉल राउंड हेड एंड फोरवर्ड टंग। यानी कि इनके पास क्या होता है, इनके पास फोरवर्ड टंग होता है, शॉर्ट होते हैं, स्टैटर्ड होते हैं विद अ स्मॉल राउंड हेड। ठीक है, और क्या होता है, इनका जो पाम होता है वो ब्रॉड होता है एंड पाम इनका क्रीज होता है, यानी कि जो पाम वाला साइड जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है इनका, और ये पाम क्या होती है, क्रीज हो जाती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। डाउन सिंड्रोम का ये मतलब क्या है, सिम्टम्स है, सिम्टम्स है ये डाउन सिंड्रोम का, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, सिम्टम्स है। और सिम्टम्स से तुम्हें पक्का क्वेश्चन देगा, एटलीस्ट एमसीक्यू तो दे ही देगा सिम्टम्स से। ठीक है, उसके बाद आता है क्लाइनफिल्टर सिम्टम। तो क्लाइनफिल्टर और टर्नर में एक चीज़ हमेशा याद रखना है, क्लाइनफिल्टर किसको होता है, मेल्स को, और टर्नर किसको होता है, फीमेल्स को। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है ना, क्योंकि इस चीज़ में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। कॉजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स, मैंने कहा था यहाँ पे एडिशन होता है, तो एडिशन की वजह से डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब 47 है इसके पास क्रोमोसोम्स, इसके पास XXY है, समझ में आ रहा है, इसके पास XXY है। तो मस्कुलाइन विद द फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड सच इंडिविजुअल इज स्टेराइल, यानी कि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग सिंपली इनफर्टाइल होते हैं, और इन लोगों का डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी होता है। इनका मस्कुलाइन बॉडी में फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती है, ओ माय गॉड, ये काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती है। इसके बाद क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, कॉजेज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है 45 हो जाता है, यानी कि XO, XX होना चाहिए ना फीमेल को क्या होना चाहिए, XX होना चाहिए, यहाँ पे एक X है ही नहीं, उड़ गया, तो इसीलिए ये 45 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि फीमेल जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, ऑब्वियसली फीमेल इनफर्टाइल होगी क्योंकि XX तो नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कोई सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहता। ठीक है, ओ माई गॉड, नाउ वी आर डन विद द होल चैप्टर। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप तुम्हारी अच्छी खासी रिविजन हो गई है। दिस वीडियो वॉज वेरी 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 लॉन्ग एंड आई नेवर थॉट दैट दिस लॉन्ग, मतलब इतना लॉन्ग खींचना है मेरे को नहीं पता था, पर चलो मैंने खींच दिया। योर कॉन्सेप्ट विल बी ऑल डन इफ़ यू हैव वॉच द होल वीडियो। पूरा वीडियो देखोगे तो कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा तुमको। सो थैंक यू। एंड इसका जो नोट्स है, इसका नोट्स तुम्हें टेलीग्राम से रिसीव करना है। तुम बार बार मेरा टेलीग्राम का नाम तो देख ही पा रहे हो, फिर भी आई एम राइटिंग इट वंस अगेन फॉर यू that my telegram name is Apna Bio Sister. You will get the link in the description and from there you can access my telegram and collect these notes. And thank you for today. Let's meet in the another chapter. वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। ये पूरा वन शॉट था, इसे ड्रॉपर भी अटेंड कर सकते हो, फ्रेशर भी कर सकते हो, आराम से तुमको समझ में आएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। सो थैंक यू गाइज, एंड बहुत अच्छा लगा ये क्लास। थैंक यू सो मच।